अरे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ कर रहेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी धक धक करने लगा। अरे वो जिया धक धक करता है, सांसें चलती हैं, हवाएं चलती हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यू नो ये जो ब्रीदिंग है ना, ये दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ सकते हैं। एक तो inspiration and the another one is expiration. So inspiration and expiration, अंदर लेना, बाहर निकालना, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, this is इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन नहीं है, ये इंस्पायरेशन है। इंस्पायरेशन कब होती है? इंस्पायरेशन ये एक बहुत ही ज़रूरी लाइन है, एनसीईआरटी की बहुत ज़रूरी कंडीशन है फॉर इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं ये पिछले वीडियो में तुम्हें बता चुका था कि ये सारा खेल जो है ना ब्रीदिंग का, ये प्रेशर का चक्कर है। प्रेशर का चक्कर है। ये मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो अपने लंग्स होते हैं ना, वो सॉलिड और स्पॉन्जी होते हैं, उनमें कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। मसल्स भी नहीं होती कि जो मसल्स खुद ही सेल्फ ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी, रिलैक्स हो जाएंगी तो अपने आप ब्रीदिंग चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता। जो हम ब्रीदिंग करते हैं वो प्रेशर के कारण होती है। कैसे, अभी समझ में आएगा। ये बोल ही रखा है ना मैंने कि इंस्पायरेशन तभी होगा जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, यानी जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उससे कम होगा। When intrapulmonary pressure is less than atmospheric pressure, then inspiration occurs. जैसे अभी इसको अच्छे से एलोबरेट करके समझाता हूं तेरे को मैं। इंस्पायरेशन, ये पता है कि एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब लेती है ये एनर्जी, लेती है ये एनर्जी, ये एक्टिव प्रोसेस है, ये एनर्जी लेकर होती है। और ये केवल एक 2 सेकंड का खेल है। इंस्पायरेशन केवल एक 2 सेकंड का खेल है। इंस्पायरेशन 2 सेकंड में हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकंड। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, कौन? डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब डायाफ्राम में और इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। या फिर मैं ये बोल दूं तो ज़्यादा सही लगेगा कि जब डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तभी इंस्पायरेशन होता है। देखो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट करने से, क्या उखाड़ लेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करके? डायाफ्राम बहुत कुछ उखाड़ सकता है। अगर इसने कॉन्ट्रैक्शन कर लिया ना तो ये फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा, ये एब्डोमिनल कैविटी की तरफ पुश हो जाएगा, पुश्ड टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी। ये डायाफ्राम ऐसा है ना, डोम शेप्ड ऐसा है, यहाँ ऐसा है, ठीक है। लेकिन ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैसा होगा? ऐसे, इधर ऐसे एब्डोमिनल कैविटी की तरफ पुश होगा, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जाएगा। अब एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जाएगा तो उससे क्या होगा? ये जो थोरेसिक कैविटी है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अरे ये डायाफ्राम ऐसे है, अब ये ऐसे होगा तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन करके क्या कर लेंगी? ये रिब्स को मूव कराएंगी आउटवर्ड्स एंड वेंट्रल साइड में। ये रिब्स को मूव कराएंगी ऐसे, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ऐसे आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट कराएंगे रिब्स का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? और ये रिब्स के मूवमेंट की वजह से क्या होगा? जो स्टर्नम होगा ना वो भी साथ में किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स वेंट्रल एंड एंटीरियर डायरेक्शन। कुल मिलाकर के इतना ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। 2 काम होते हैं। इंस्पायरेशन तब होता है जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होता है एक्सटर्नल प्रेशर से। एक्टिव प्रोसेस है, 2 सेकंड में हो जाती है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है डायाफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से वो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ पुश होता है
और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रिब्स हैं और स्टर्नम है, रिब्स और स्टर्नम जुड़े हुए हैं ना, रिब्स और स्टर्नम जो है ये आउटवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, इतना याद रखना है बस। आउटवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, आउटवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। देन क्या होता है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो सारी चीज़ें, इनकी वजह से क्या हो रहा है, तुम ये देख रहे हो कि डायफ्राम नीचे जा रहा है तो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, बढ़ी तो रही है यार, और रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड और अपवर्ड मूव कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण भी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज ही हो रही है। तो इन चीज़ों से हम ये देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से कि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी बढ़ रही है ना। अब वॉल्यूम और प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ रही है तो इसके कारण पता है क्या हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, प्रेशर ऑफ प्लूरल फ्लूइड ओवर लंग्स डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है। अब जो प्लूरल फ्लूइड जो है वो जो प्रेशर लगा रहा था लंग्स के ऊपर, लंग्स कैसे हैं, स्पॉन्जी हैं, लंग्स कैसे हैं, स्पॉन्जी हैं। अब वो जो प्रेशर जो प्लूरल फ्लूइड लगा रहा था वो प्रेशर तो हो गया कम, अब प्रेशर नहीं लग रहा, अब प्रेशर नहीं लग रहा, अब अपने लंग्स तो कैसे हैं, स्पॉन्जी हैं। अब जब इन पे कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा, प्रेशर हट चुका है, तो फिर ये क्या होंगे, एक्सपांड होंगे। कैसे होंगे, एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड होंगे। लंग्स स्पॉन्जी हैं इसलिए एक्सपेंड होंगे। क्यों एक्सपेंड होंगे, क्योंकि प्रेशर हट चुका है। प्रेशर अप्लाइड बाय प्लूरल फ्लूइड डिक्रीजेस बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये एक्सपेंड हुए स्पॉन्जी लंग्स, अब एक्सपेंड होने से क्या हुआ, यहाँ पर एयर का जो प्रेशर था अंदर वो एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर डिक्रीज हो गया। पहले ये लॉन्ग है, ये पहले इतना सा था, इतना सा था, फिर क्या हुआ, इस पे बाहर से जो प्रेशर लग रहा था वो हट गया, बाहर से लग रहा था वो प्रेशर हट गया। उस प्रेशर के हटने से, वो जो प्लूरल फ्लूइड प्रेशर लगा रहा था उसके हटने से ये स्पॉन्जी तो है ही, तो ये भी ऐसे बढ़ गया, ठीक है, एक्सपेंड हो गया। अब एक्सपेंड होने से अब मान लो कि इसके अंदर प्रेशर, जो गैसेस इसके अंदर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, वो जितना इस पे प्रेशर लगा रही थी इसकी वॉल्स पर, लंग्स की वॉल्स पर, अब एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा ना। एक्सपेंड होने के बाद प्रेशर कम हो जाएगा, यस और नो। तो प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर किसके कंपैरिजन में कम हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में एयर का प्रेशर लंग्स में कम हो गया, और यही कारण है, इसी की वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। नाम याद रखना, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। अब प्रेशर ज्यादा कहां पर है, एटमॉस्फेयर में, कम कहां पर है, लंग्स में। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करती है। अरे तुझे पता है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करेगी, एयर कहां आएगी, एयर रशेस इन, अंदर भाग के आएगी। लेट मी रिवाइज। इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होती है, 2 सेकेंड में हो जाती है। इंस्पायरेशन कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा डायाफ्राम में और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, ठीक है। अब डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स और स्टर्नम जो है ये आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट करेंगे, जिसके कारण थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, और ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हुई, और वॉल्यूम और प्रेशर क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो लंग्स के ऊपर जो प्लूरल फ्लूइड है वो प्रेशर लगा रहा था, वो प्रेशर कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम हो जाएगा तो ये लंग्स स्पॉन्जी हैं, ये क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। इनके एक्सपेंड करने से इनके अंदर जो एयर का प्रेशर लग रहा था वो कम हो जाएगा। अब एयर का प्रेशर कम हो गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, तो बाहर से एयर अंदर मूव करेगी। समझ में आया, ठीक है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि एयर अंदर आती है इसलिए हम ऐसे करते हैं, मतलब एयर अंदर पहले आती है और बाद में हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, छाती चौड़ी होती है। बट ऐसा नहीं होता, पहले ये मूवमेंट होती है, पहले जगह बनाई जाती है, उसके बाद में अंदर झट से अंदर आ जाती है, रश इज इन, ओके।
देन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या है? ये एक बात बताऊंगा, नॉर्मली एक्सपायरेशन पैसिव है, पैसा को नहीं लागे, पैसा लगता ही नहीं इसमें, पैसिव है, बिना पैसे के होती है, पैसिव बिना पैसे के होती है, पास हो जाती है, पैसिव बिना पैसे के। वो 2 सेकंड में हो रही थी, ये 3 सेकंड में। अब डालने में इसको टाइम नहीं लगा, एयर को डालने में डालने में टाइम नहीं लगा एयर को 2 घंटे में, निकालने में टाइम ज़्यादा लगता है। डालने में टाइम नहीं लगता, लोगों को निकालने में दिक्कत होती है, निकालने में 3 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पे 2 सेकंड लगे थे, 3 सेकंड लग रहे हैं। मजे की बात बताऊंगा तेरे को, तो सुन के बिल्कुल चौंक जाएगा। नो कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, दिस इज नॉट रेस्पायरेशन, इट इज एक्सपायरेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था ना, एक्सपायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, तो कहाँ होता है? इस दौरान, इंस्पायरेशन के दौरान जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट हुई है ना, बस वो रिलैक्स हो जाती हैं, तो एक्सपायरेशन हो जाता है। देखो कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं जो चीजें, वो एक्सपायरेशन के दौरान रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, बस यही है, समझ गए? अब रिलैक्सेशन किस किस का होगा? डायफ्राम का होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से स्टर्नम और रिब्स क्या हो जाएंगे? इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगे, इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है? मतलब अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएंगे, कुल मिला के बात है अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है? अब एक्चुअल पोजीशन पे आ गए, इसका मतलब अब थोरैक्स की वॉल्यूम डिक्रीज हो गई है, वापस कम हो गई वॉल्यूम। अब थोरैक्स की वॉल्यूम डिक्रीज हो गई तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम डिक्रीज हो गई है तो प्रेशर क्या होगा रे मेरे भाई? प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा, ज़्यादा प्रेशर अंदर है, बाहर कम प्रेशर है। हाई टू लो प्रेशर एयर मूव करेगी और एयर गेट आउट, बाहर निकल जाएगी, एयर बाहर निकल जाएगी। नॉर्मली हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं, लेकिन है ना, हमें ये पावर होती है, हमें शक्ति होती है कि हम अपनी ब्रीदिंग को, हम अपनी स्ट्रेंथ, ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ को, एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को, इंस्पायरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं कुछ एडिशनल मसल्स यूज करके, कुछ एब्डोमेन की एडिशनल मसल्स को यूज करके हम बोल सकते हैं, उनकी मदद से। We have ability to increase the strength of inspiration and expiration using additional muscles, और this is known as forceful breathing, जबरदस्ती breathing, forceful breathing, this is known as forceful breathing. So this is all about the mechanism of breathing, समझ में आया ना? नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाऊंगा मैं, देखना ना भूलना। क्वेश्चन ऐसे समझ लो कि बहुत फ्रीक्वेंटली उस जगह से पूछा जाता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज पढ़ेंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।